नमस्कार। 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं प्रकाश कुमार। आज हमारे साथ जो खास मेहमान होंगे इस कटघरे में वो है वो है निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी। उनके बारे में कहा जाता है कि बड़ा ही मिलनसार हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों के हर सुख दुख में वो शामिल होते हैं। साथ ही साथ वो जेवीसीसीआई के सदस्य भी हैं। तो हम इस कटघरे के लिए आमंत्रित करते हैं अरूप चटर्जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है अरूप दा। मेरा पहला सवाल है आपसे। निरसा जो है वो अवैध माइनिंग का गढ़ बन चुका है। आए दिन वहां पे घटनाएं घटती हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। आप आवाज भी बुलंद करते हैं, लेकिन आपकी आवाज सुनी क्यों नहीं जाती है? ये देखिए, जब सच्चाई यही है, जब सरकार तक इन्वॉल्व हो जाती है तो वो आवाज़ और कहीं से भी लोग सुनते नहीं। तो ये लोगों के, अधिकारियों के मन में जो भय थी वो भय ही समाप्त हो गई। जो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी छाप ले, कुछ भी हल्ला कर ले, कुछ भी कहीं दिखा दे, तो वो भय ही समाप्त हो गई है आज के दिन अधिकारियों की। एक समय अगर हम बात करें निरसा की, तो निरसा में कई सारे उद्योग धंधे वहां पे फल फूल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे सारे उद्योग धंधे जो हैं वो बंद हो चुके हैं, बंद के कगार पे हैं कुछ उद्योग धंधे, सिर्फ एमपीएल को छोड़कर। तो आगे विकास करे निरसा, उसके लिए क्या कुछ आपके पास है विजन? नहीं, देखिए, उद्योग बंद होने का मुख्य कारण ये रहा, जो वो एक धनबाद जिला, एक तो है जो कोयला से आधारित उद्योग है, दूसरी रिफैक्ट्रीज थी। रिफैक्ट्री के लिए हम समझते हैं जो पूरे देश नहीं, विश्व में सबसे बड़े उद्योग यहाँ पर थे। लेकिन बाद में ये हुई, जो जितने भी स्टील उद्योग में जो रिफैक्ट्री सप्लाई होती थी, वो स्टील उद्योग अपने खुद ब खुद रिफैक्ट्री की यूनिट्स लगाने लगी। और सरकार की पॉलिसी बोलिए, मॉडर्नाइजेशन बोलिए, तमाम कारण रहा ये बंद होने का। रही बात नई उद्योग लगाने की, तो हम लोगों की प्रयास हमेशा से रही है, लेकिन पिछले कई वर्षों से अगर देखेंगे, हम किसी एक सरकार की जिम्मेवारी नहीं मानते। जहाँ दूसरे राज्य, शायद गुजरात हो, राजस्थान हो या हिमाचल हो, या ऐसे कई साउथ इंडिया के हैं, जो उद्योगपति आते आते उनको मतलब काफ़ी लुभावने चीज़ें दिया जाता है। हमारे यहाँ आप उड़ता हुआ हाथी का भी प्रोग्राम देखे रघुवर दास जी के समय, अभी भी हम लोग देख रहे हैं। वो चीज़ जो उद्योगपति को मिलना चाहिए, जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो कभी भी नहीं मिली है। हम आपको अभी व्यक्तिगत एक चीज़ बोलेंगे, जैसे दो मल्टीनेशनल बड़ी इंडस्ट्रीज जो है, हम नाम नहीं बता रहे, वो लोग लगातार पिछले 3 सालों से प्रयासरत है झारखंड में इंडस्ट्री लगाने की। वो लोग झारखंड सरकार के पास भी अप्लाई किए हैं ज़मीन के लिए। वो लोग चाहते हैं कहीं रहती भी ज़मीन मिले तो वो लगाए, लेकिन ना रहती ज़मीन मिल रही है, ना सरकारी ज़मीन मिल रही है, और गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है। अधिकारी जो जिनके पास, चाहे उपायुक्त हो या जो भी हो, वो लोग भी इंटरेस्टेड नहीं। तो जिसके कारण इंडस्ट्री आस्ते 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 पीछे हट जा रही है। लोग बोलते तो कुछ है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं होती है। वो सिंगल विंडो सिस्टम आज भी झारखंड में लागू नहीं है। वो उद्योग लगाने के लिए जो प्रोत्साहन होना चाहिए, वो चीज़ आज भी नहीं है। लेकिन अगर प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन फिर भी वो उन्नति नहीं कर पाता है फैक्ट्री, क्योंकि आप लोग वहां पे झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि अधिक ज्यादा जितनी भी फैक्ट्रियां बंद हुई है, उसमें यह कहा जाता है कि लाल झंडे वाले का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, देखिए, अगर हम लोगों की बात करेंगे तो हम लोगों की सिर्फ एक ही मुख्य मांग है, जो सरकार की द्वारा निर्धारित जो मिनिमम वेजेस, ईएसआई और पीएफ जो भी है, वो लागू होनी चाहिए ये सारी इंडस्ट्रीज में। अगर सरकार ने कुछ निर्धारण किया है तो वो लागू होना चाहिए। अगर लागू नहीं होती है तो हम लोग उसके खिलाफ जरूर आंदोलन करेंगे भविष्य में भी। और ये भी नहीं, आप देखेंगे बाहर के जो मजदूर लोग आते हैं, हम लोग कई एक उद्योग में देखे हैं, 30 साल 35 साल काम करने के बाद
जब ग्रेच्युटी देने की बारी आती है उन लोगों को भगा दिया जाता है। तो स्वाभाविक बात है जैसे कहीं गलत होने से हम लोग लड़ाई करेंगे, अदरवाइज कोई भी इंडस्ट्री जो सुचारू ढंग से चल रहा है, जो सब कुछ नियमानुकूल चल रही है, तो वहाँ हम लोग की जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी और ना ही मजदूर वहाँ पर कोई गोलबंद होता है। सर आप जब विधायक थे तो लोगों का ये कहना है, निरसा वासियों का ये कहना है कि अरूप दास सिर्फ राजनीति करते हैं, विकास का कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि एक ओवरब्रिज बनना भी है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। बेददिया पुल की अगर हम बात करें तो आज बरसों से वो रुका हुआ है, काम वो पूरा नहीं हो पा रहा है। नहीं देखिए, रेलवे ओवरब्रिज तो हम समझते हैं जो 100% हम लोगों की देन है। हम लोग लगातार 2002 से प्रयासरत थे, जिस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, ममता बनर्जी वहाँ रेलवे मिनिस्टर थे। तो उस समय मतलब हम लोगों की प्रयास रही जो ममता बनर्जी के साथ संपर्क करके ये रेलवे ओवरब्रिज सैंक्शन करवाना। आज भी वो काम हो रही और इसको विधानसभा में लगातार हम लोगों ने उठाया। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोगों की लगातार प्रयास रही है। जो हम लोग छोटे स्तर के राजनीतिक हैं, जस्ट एक एमएलए होने के बावजूद भी लगातार हम लोग प्रयास रहे हैं जो विकास हो निरसा में। रही बात बारोबिंदिया ब्रिज का, तो वो डालने के बाद वो विजिलेंस की केस हो गई थी, विजिलेंस केस हटी, फिर वो प्रक्रिया लंबा चलती गई। पिछले दिन एक दुर्घटना भी घटी सर, वो कई भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वो भी सही बात है। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने विधानसभा में उठाए, माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने विधानसभा में आश्वासन भी दिया मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में, जो ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा नए सिरे से पुल बनाई जाएगी। और पुराना जो पुल है, चूँकि वो अभी तक समझ में नहीं आ रही थी वो सही है या नहीं है, इसलिए नए सिरे से पुल पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई जाएगी। एस्टीमेट भी बनाया गया था, आरईओ ने 26 करोड़ का बनाया था बाकी पुल के लिए, और पीडब्ल्यूडी ने 88 करोड़ का बनाया था। लेकिन चूंकि आरईओ ने नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया, इसलिए पीडब्ल्यूडी नहीं कर सका। तो एस्टीमेट दोनों डिपार्टमेंट की पड़ी हुई है। सरकार को निर्णय लेना है जो पीडब्ल्यूडी से नए सिरे से बनाना है या पुराना पुल को 26 करोड़ को देके बनाना है। सर जब आप जेबीसीसीआई के सदस्य बने तो मजदूरों को काफी उम्मीद थी कि उनको उनका हक और अधिकार मिलेगा, लेकिन आज तक उन लोगों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल पाया। अगर हम वेतन समझौता की बात करें तो वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। नहीं, वेतन समझौता तो एक प्रक्रिया है। हम लोगों ने 50% मांग किया था, वो लोग 0 से स्टार्ट किया। आज के दिन हम लोग 28% में हैं, वो लोग 10.5% में चढ़े। तो हम समझते हैं ये एक प्रक्रिया है और भी समय लगेगी ये नेगोशिएशन करने की। हम लोग 7 जनवरी को एक अधिवेशन भी बुलाए हैं रांची में, जहाँ सारी यूनियन मिलकर, आशा करते हैं जो 7 जनवरी में एक लड़ाई की बड़ी तैयारी होगी पूरे ऑल इंडिया में, अगर वेतन समझौता नहीं। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए भी आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, क्या हुआ सर उसका? देखिए, आउटसोर्सिंग में एचपीसी तो जरूर लागू है, लेकिन हम समझते हैं जो कहीं भी एचपीसी लोगों को नहीं मिलती है। एचपीसी मिलने के लिए हम लोगों को और भी लड़ाई करनी होगी, और मजदूर जब तक गोलबंद होकर लड़ाई नहीं करेंगे, जब तक बीसीसीएल या ईसीएल या कोल इंडिया नहीं चाहेंगे, हम समझते हैं जो एचपीसी लागू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अरुदा हम चलते हैं जनता के बीच और कुछ जनता के सवाल जो हैं वो हम लेते हैं, क्या कुछ कहना है जनता का। तो आइए सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास पांडे हैं, हम उनके पास चलते हैं। सर निरसा क्षेत्र में मजदूरों की जो स्थिति है सर, उसको उस पर सुधार कैसे लाया जाएगा सर? नहीं, दो चीज़ है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तो जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, जब तक रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक सुधार पाना बहुत ही मुश्किल है। रही बात जो लोग संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की जो भी असुविधाएं हैं उसके लिए हम लोग जरूर लड़ाई करते हैं, और जो भी समस्याएं आती है हम लोग एक एक करके समाधान करने की कोशिश करते हैं। आप जेबीसीसीआई के सदस्य भी हैं, वेतन समझौते को लेकर कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है। आप पड़े हैं 28% पे, वो 10.5 तक आ रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि यूनियन है, अपनी बात कर रहे, लेकिन मजदूरों की जो वास्तविक स्थिति है वो, जैसा कि इन्होंने कहा, कोल सेक्टर का वो नहीं सुधर रहा। इसके अलावे चाहे निरसा क्षेत्र हो या बाघमारा, निरसा में भी पिछले कई बार अवैध खनन के दौरान हादसे हो चुके, लोगों की जान जा चुकी है। आप विधायक भी रहे हैं उस क्षेत्र के, फिर भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है, कोई कारगर उपाय इसका नहीं हो पा रहा है।
आखिर कब तक? नहीं देखिए, अगर धनबाद में आप भी हैं पिछले कई वर्षों से, यहाँ ऐसे अधिकारी भी आए हैं जो एक बार बात जाती है फील्ड में जो भाई कल से चोरी नहीं होना है तो नहीं होना है, एकदम बंद हो जाती है। सुमन गुप्ता जैसा भी एसपी आए जो एक दिन में बड़े कोयला माफियाओं को सारे थाना में केस करवा के वो उसको अंदर करवा दिया। हम नाम नहीं बोल रहे, सारे जितने भी भट्टा थे आते आते 25 भट्टा पर केस भी हुआ और पीछे ताला भी मार दिया। और ऐसे अधिकारी भी आए, शीतल ओराव जैसा जो दिन में डीएसपी साहब हम लोग देखे एस्कॉर्ट करते हुए सारे कोयला की गाड़ियों को ले जाते हुए। अभी प्रेजेंट एसपी भी आए, आप देख रहे हो जो किस तरीके से लूट मची हुई है। ये जब डीएसपी थे तब भी हम लोग देखे जो कितने ईमानदारी के साथ वो काम करते थे। आज एसएसपी बन के आए तो किस तरीके से काम हो रही है, पूरे धनबाद में किस तरीके का लूट की स्थिति है, ये भी आप लोग देख रहे होंगे। जो जब जरूरत होती है तो खबर जाती है तो रातों रात पूरी भट्टा साफ हो जाती है। जो भाई सुबह से कल कोई काम ही नहीं हो रही है भट्टा में, लोग जांच क्या करेंगे? रेड होने से पहले सब जगह जानकारी होती है। तो ये तो एक सिस्टम बनी हुई है, लोगों की भय समाप्त हो गई है आज अधिकारियों की। जब भय नहीं रहेगी तो स्वाभाविक बात है लोगों की चोरी बढ़ेगी। अरुद्धा, मेरा एक सवाल है आपसे, और क्योंकि हमने जब निरसा का हम दौरा कर रहे थे, निरसा में लोगों से बात कर रहे थे, तो निरसा के लोगों को कहना है कि अरुद्धा के कार्यकाल में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां तो बंद हुई है, लोगों का पलायन भी सबसे ज्यादा हुआ है। इस बात पे कितनी सच्चाई है? देखिए, हमें नहीं लगता जो लोगों की पलायन कहीं भी हुई है या फैक्ट्रियां बंद हुई है। फैक्ट्रियां हमारे समय हमें तो याद नहीं है ऐसा कोई फैक्ट्री जो बंद हुई है। छोटी छोटी कोई इंडस्ट्री अगर बंद हुई होगी तो वो ड्यू टू सरकारी पॉलिसी या मार्केट घट जाने के कारण, जैसे अब गुल भट्टा की मार्केट अगर घट जाती है, गुल भट्टा जहाँ अगर आप मिक्सिंग नहीं करें, कोयला चोरी का मिक्सिंग नहीं करें तो वो स्वाभाविक बात है वो मार्केट रेट नहीं मिलेगी। अगर आप ब्रिकेट की सोचे, अगर छोटी छोटी रिफैक्ट्री यूनिट्स की सोचे तो वो ढेर सारे इकोनॉमीज उसमें इन्वॉल्व है। अगर वो फुलफिल नहीं करते तो वो स्वाभाविक बात है जो वो बंद हो जाए। 2005 में शिबू सोरेन ने ये बात कही थी कि जो कोयला चोरी हो रहा है अगर इसे रोकना है तो जो लोग चोरी कर रहे हैं एक कोऑपरेटिव बना के उनको कोयला का वितरण किया जाए, उनको कोयला बेचा जाए। वो माननीय कोयला मंत्री थे, अगर चाहते तो पॉलिसी बना सकते थे, जितने कोयला चोरी हो रहा है कोल इंडिया ही खरीद सकते थे। अगर वो तो सरकार की पॉलिसी है, सरकार को करनी थी। कोयला चोरी होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं बनेगा तो चोरी होगा ही। देखिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर हमारे पिता की हत्या इसलिए हुई थी जो वो कोयला चोरी का विरोध करते थे। आज भी हमारे ऊपर लगातार फॉल्स केस किए जा रहे हैं क्योंकि हम कोयला चोरी का धनबाद में विरोध कर रहे हैं। हमारी बॉडीगार्ड विथड्रॉ कर ली गई, हमारी गन लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जा रहा, हमारी कोई केसेस की सुपरविजन नहीं हो रही है। तो हम तो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, भविष्य में भी लड़ाई करेंगे। यही हमारी सीख है, ये कॉर्पोरेट एकेरा या मेरे पिता से हमने सीखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुद्धा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक अरूप चटर्जी इस कटघरे में, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया है। इनका कहना है कि हम जनता के हक और अधिकार के लिए इसी प्रकार लड़ते रहेंगे, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।